वेरी गुड मॉर्निंग। मॉनसून रिट्रीट का पॉइंट हो रहा था ना। हाँ, मॉनसून रिट्रीट अभी करवाएंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, प्री मॉनसून शावर, और फिर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, रिट्रीट ऑफ मॉनसून टेक मॉइस्चर फ्रॉम ह्यूमिड लैंड, यहाँ से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ओके, मॉनसून के प्रत्यावर्तन में आगे लिखो, फिर समझाते हैं। लिखो प्रत्यावर्तित मॉनसून, और ऊपर का लाइन रिपीट हो जाए तो अकॉर्डिंगली आप अपने अनुसार चेंज कर लेना। ओके, लिखो मॉनसून का प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्तित मॉनसून गंगा के मैदान की आर्द्रता को पुनः ग्रहण करता है, कि आर्द्रता को पुनः ग्रहण करता है एवं पूर्वी भारत में 15 सेंटीमीटर तक वर्षा भी उत्पन्न करता है। पूर्वी भारत में 15 सेंटीमीटर तक वर्षा भी उत्पन्न करता है। आप लोगों में बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जो लोग मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस रीजन के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने सुना होगा बचपन में कि हथिया में पानी, हथिया नक्षत्र में वर्षा अगर हो जाए तो धान की खेती बहुत अच्छी होती है। ऐसा मैंने भी सुना है। हथिया नक्षत्र की बात करते हैं, तो ये हथिया नक्षत्र है क्या? ये हथिया नक्षत्र रिट्रीटिंग मॉनसून के द्वारा की गई वर्षा है। जब राजस्थान के ऊपर में जब सब ट्रॉपिकल जेट का जो क्या बोलते हैं उसको, गर्त, हिंदी में गर्त बनता है, तो उसके राजस्थान में उच्च दाब उत्पन्न होगा और वहीं से रिट्रीट प्रारंभ होता है। तो मॉनसून का रिट्रीट प्रारंभ होगा राजस्थान से। 1 सितंबर के आसपास में रिट्रीट प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसी काल में जो गैंजेरिक प्लेन्स में सॉइल है, चूंकि मॉनसून रेनफॉल बहुत तेज हुआ है,
तो मॉइस्चर सॉइल से निकल करके एयर में है और उसी मॉइस्चर को एक्युमुलेट करके, संचयित करके ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है ये पूर्वी भारत में वर्षा करती है और वही होता है हथिया नक्षत्र में की गई वर्षा। अब देखो भारत में जितने भी फेस्टिवल्स बने हैं, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फेस्टिवल्स हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुइज्म का ही धर्म से कोई बहुत लेना देना नहीं। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, जीवन पद्धति है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लस जो इंग्लिश स्कॉलर्स आए भारत में, उन्होंने जब अध्ययन किया तो अध्ययन में ही पाया कि हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है। हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है, जिसमें सुबह उठ करके प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, तो अपना अलग अलग का क्रियाकलाप है। सुबह गौ सेवा है, तो उसके बाद फिर खेती है। ये पूरा एक जीवन पद्धति था और उसी क्रम में प्रकृति के हर इकाई के प्रति कृतार्थ होना। पूजा मतलब क्या है? उसके प्रति कृतार्थ होना। थैंक यू गॉड फॉर गिफ्टिंग अस ए काउ, थैंक यू गॉड फॉर गिफ्टिंग अस ए रिवर। इस तरह का जो एक भावना है वेदों में। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स बने हैं वो बाद में पुराणों में उसको कथा में कह दिया गया, कथा के रूप में बना दिया गया और देवी देवताओं से उसको जोड़ दिया गया। लेकिन वास्तव में जो भारत में फेस्टिवल्स हैं उसका संबंध मॉनसून और रिदम ऑफ मॉनसून से है। जैसे दुर्गा पूजा का समय होता है तो दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत में ही सेलिब्रेट होता है। हथिया नक्षत्र का प्रभाव और उसी क्षेत्र में मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून के द्वारा वर्षा होती है और ये वर्षा लगभग वही 9 दिन की होती है। 9 दिन का वो पीरियड होता है जिसमें वर्षा आती है। तो उसी पीरियड में नवदुर्गा की स्थापना करना और पूजन करना। तो लोग कहते हैं कि देवी हाथी पे चढ़ करके आ रही है। तो हाथी पे चढ़ करके क्या आ रही है? वो हाथी नहीं है। ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून में तुम लोग देखे होंगे कि हाथी के सूंड की तरह कई बार बवंडर या आंधी जैसा कुछ कुछ बना हुआ भी रहता है। वो हाथी के सूंड जैसा उसकी आकृति होती है। वो एक तरह का लैंड साइक्लोन होता है। तो वो एक तरह का डिवास्टेटिंग सिस्टम भी है, विनाशकारी भी, कई बार विनाश भी करता है। आजकल बहुत कम दिखता है, वैसे पता नहीं शायद आपके गांव देहात में दिखता हो, शहरों में तो नहीं दिखता। और दूर से दिखता था फुटबॉल के फील्ड से कि चारों एक हाथी का सूंड जैसा बना हुआ है वर्षा के बाद। तो ये लोग मानते थे कि हाथी के सूंड पर बैठ करके देवी आती हैं, तो देवी की पूजा देखो वहाँ पे होती है। इसीलिए ये पूजन पद्धति है ना, इसका संबंध सीधे सीधे रिट्रीटिंग मॉनसून से है। जैसे मान लो कि जब खरीफ क्रॉप कट जाता है तो उसके बाद दीपावली मनाई जाती है। आप देखो सोच करके, खरीफ क्रॉप कटने के बाद जो पूरा लैंड है वो वेट है, राइस फील्ड्स है, उसमें बहुत कीड़ा मकोड़ा, बहुत सारे पता नहीं क्या बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे वॉर, बहुत सारी चीज़ें, कीट पतंग सब उसमें होते हैं, बग। अब दीपावली में जो अलसी के तेल का दिया जलाया जाता है और जो इतनी भीषण सफाई की जाती है और हर घर एक एक कॉर्नर साफ करना है, एक एक बर्तन से लेके सब कुछ साफ करना है, ये जो परंपराएं हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि उस दिन राम भगवान आए थे अयोध्या जीत करके इसलिए दिवाली मनाई गई थी। ये बाद की किंवदंतियां मुझे लगती है। मुझे तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली वही रिदम ऑफ मॉनसून पे आधारित फेस्टिवल है। इसीलिए दीपावली में इतना क्लीन करना और सब कुछ करना। दीपावली में जो फूड बनता है उस फूड में भी कढ़ी पकौड़ा, झोर बरी, इस तरह का ज़्यादा दिखता है मुझे। जो परंपराएं हैं ईस्टर्न इंडिया की, उस परंपरा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि परंपराएं वहीं से फैली हैं। लेटर वैदिक पीरियड जो है ना वो ईस्टर्न इंडिया में ही है, गंडक वैली में है। फिर रामायण का जो कल्चर है वो भी ईस्टर्न इंडिया का है। मिथिला में सीता जी हैं, अयोध्या में राम है। तो एक बार समझने की कोशिश करो। बहुत बड़े प्रोफेसर रहे इनायत अहमद साहब और अजीमुद्दीन, क्या नाम है उनका, जो कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा है, प्लस एक और नाम है, मिस कर रहे हैं, जेएनयू के प्रोफेसर थे। इन लोगों ने बहुत सुंदर कोरिलेशनशिप ड्रॉ किया है और
अगर आप देखोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस चैप्टर को भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है आपको। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें भी मॉनसून के रिदम से इंडिया के फेस्टिवल्स और कल्चर को रिलेट किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको कुछ एक्सेप्शनल बता रहे हैं, ये एक सत्य है, एक ज्योग्राफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि भारत के फेस्टिवल्स, भारत के कल्चरल एलिमेंट्स, इनका सारा इवोल्यूशन हुआ है नेचर के साथ और बाद में कहानियाँ जोड़ दी गई है। वैसे ही तुम देखोगे होली क्या है, होली इंद्रध्वज फेस्टिवल है वैदिक टाइम्स का। क्या है, होली में स्प्रिंग सीजन के बाद चारों तरफ फूल खिल गए, रबी क्रॉप कट गया, तो रबी क्रॉप को होलिका में जलाया जाता है, उसका जो डंठल होगा, स्टॉक्स होंगे उसके, उसको जलाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, खाया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि पका है कि नहीं पका है, उसी के हिसाब से उसको काटा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे होली का मतलब क्या है, होली में कलर्स क्यों है, वो जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर पेटल्स हैं, वो धरती पे पूरे चारों तरफ पड़े रहते थे। वैदिक टाइम्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद की भी बात कर रहे हैं, ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं। तो उसी से लोग कलर बना करके और आपस में फेस्टिविटी, और होली में गाना क्यों गाया जाता है, इसका भी लॉजिक है। रबी फसल कट रहा है, काम है नहीं किसानों का, तो कोई ना कोई कल्चरल एलिमेंट तो डेवलप करेगा ही करेगा। तो अगर आप ज्योग्राफी को और मॉनसून को समझते हो अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आएगा कि फेस्टिवल्स इंडिया में कैसे बने हैं, और इन फेस्टिवल्स का महत्व भारत के कृषि समाज से है, भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति से है। बाद में तो कहानियाँ जोड़ी ही गई, फिर प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी जोड़ दी गई। ऐसा कोई प्रहलाद और हिरण्यकशिपु तो पता नहीं कौन थे, नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं है, कोई हिस्टोरिक फैक्ट नहीं है। हालांकि लोग आजकल ज़्यादा ये कहानी ही सुनाते फिरते हैं, और जो इसके पीछे की जो नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर है, उस थ्योरी को लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। लेकिन आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। फिर लिखो, आगे लिखो, तो 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा पूर्वी भारत में करते हैं। लिखो, यह वर्षा धान के फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह वर्षा धान के फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलो ओके, फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ।
अब लिखो उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून 1 दिसंबर से मार्च तक उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। प्रत्यावर्तित मानसून जब बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक्सपैंड करती है, विस्तृत होने लगती है, तब कोरियोलिस प्रभाव से इसकी दिशा उत्तर पूर्वी, कोरियोलिस प्रभाव से इसकी दिशा उत्तर पूर्वी बन जाती है। फिर लिखो लिखो चूंकि ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है, अतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भी
अपने नियत अक्षांशों पर प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार मॉनसून का प्रत्यावर्तन बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ हो जाता है। यह भी मॉनसून का प्रत्यावर्तन ही है। पहले राजस्थान से हुआ, उसके बाद अब बंगाल की खाड़ी से होगा। अभी समझाते हैं डिटेल्स। मॉनसून का प्रत्यावर्तन बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को ग्रहण कर, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को ग्रहण कर कोरोमंडल तट पर शीतकालीन लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा शीतकालीन लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उत्पन्न करती है। 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उत्पन्न करती है, क्योंकि यह तट उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवाह अक्ष के तिर्यक होता है अथवा अनुप्रस्थ होता है। ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, तिर्यक होता है अथवा ट्रांसवर्स होता है। नेक्स्ट, नीलगिरी पालनी हिल्स पर भी 20 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। तमिलनाडु हिल्स, जावड़ी शिवराय 20 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करते हैं। कई बार यह वर्षा साइक्लोन के प्रवेश के साथ दिसंबर में साइक्लोन्स के प्रवेश के साथ प्राप्त होती है। साइक्लोन के साथ या साइक्लोन के प्रवेश के साथ प्राप्त होती है। लिखा रहता है अंग्रेजी में, द एडवेंट ऑफ साइक्लोन कोइंसाइड्स विद द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून रेनफॉल। तो
ट्रांसलेशन में कई बार कुछ एक दो शब्द आगे पीछे तुमको लगे तो अपनी हिंदी से उसको शुद्ध कर लिया करो। आगे लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून लिखो। यह मानसून SITCZ में प्रवेश कर जाती है। चूंकि SITCZ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग पर होता है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, के पास होता है, अतः उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी मॉनसून जैसी वर्षा प्राप्त होती है। मॉनसून जैसी वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार मेडागास्कर, एवं पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील तट पर भी समुद्री पवनें वर्षा उत्पन्न करती हैं। चूंकि भारत में प्रत्यावर्तित मॉनसून है, परंतु अन्य प्रदेशों में यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का रूपांतरण होता है, ऐसे लिखो। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का उष्मागतिकीय रूपांतरण होता है। अतः वहां छद्म मॉनसून की संज्ञा दी गई है। छद्म मॉनसून की संज्ञा दी गई है। ट्रू मॉनसून कहां का है? सिर्फ भारत का है, बाकी छद्म मॉनसून है।
एक्सप्लेन करेंगे इसको भी आगे, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखवाते हैं, इंडियन मॉनसून पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो नेक्स्ट, अब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बाद लिखना है पछुआ विक्षोभ क्या है। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगा, है ना। पछुआ विक्षोभ का भी लिंक जेट स्ट्रीम से है, तो आसानी होती है एक साथ सारे डायग्राम्स पे एक्सप्लेन करना। पछुआ विक्षोभ क्या है? जहां भी विक्षोभ शब्द मिले तो उसका एक ही अर्थ होता है कि वहां पे किसी न किसी प्रकार का वायु का मिश्रण हो रहा है, और ये वायु का मिश्रण निश्चित रूप से मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर का, या कोल्ड एयर और वार्म एयर का हो रहा है। क्योंकि मिश्रण के बाद ही, चाहे वो एडवेक्शनल टाइप हो, चाहे वो क्षैतिज टाइप हो, चाहे वो जैसे एयर मास का मिश्रण क्षैतिज होता है, तो वह भी एक प्रकार का टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, है ना। आपने देखा कि एयर मास के मिक्सिंग से फ्रंट बनता है और फ्रंट में ही साइक्लोन बन जाता है, तो भी एक प्रकार का टर्बुलेंस है, साइक्लोन भी एक टर्बुलेंस है। और कन्वेक्शनल अगर हो, लंबवत मिश्रण हो, तब भी गर्म वायु ऊपर उठ करके ठंडी वायु में मिल रही है, मॉइस्चर का त्याग कर रही है, तब भी विक्षोभ है। जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन्स में देखोगे, आईटी सीजन में देखोगे, तो ये विक्षोभ बनते रहता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? उसमें कोई एडवेक्शनल मिक्सिंग तो नहीं हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन वह भी एक विक्षोभ है, उसमें संवहन है, फिर भी वह विक्षोभ है। थंडर स्टॉर्म एक विक्षोभ है, तड़ित झंझा जिसको आप कहते हो। साइक्लोन की क्लास में मैंने बताया था कि तड़ित झंझा साइक्लोन का प्रीवियस स्टेज होता है, पूर्वावस्था होता है, और कई सारे तड़ित झंझाओं को मिलने के बाद सिमेट्रिकल अलाइनमेंट जब उनका होता है अराउंड ए सेंटर, और कन्वर्जेंस अराउंड ए सेंटर होता है, तभी जाकर के साइक्लोन बनता है। तो तड़ित झंझा भी अगर कहा जाए लेमैन्स लैंग्वेज में, तो एक छोटा मोटा साइक्लोन का ही फॉर्म है, वही सारा सिस्टम मोर और लेस होता है उसमें भी। ओके, अब चलते हैं और लिखते हैं पछुआ विक्षोभ क्या है। पछुआ विक्षोभ को एक लाइन में समझाते हैं। देखो, भूमध्य सागर याद है, भूमध्य सागर याद आ गया, कॉन्सेंट्रेट करना है। अब भूमध्य सागर के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, दोनों देखो। उत्तर में आल्प्स पर्वत, अगर वहां पर इटली है या पूर्व युगोस्लाविया के देश ग्रीस कुछ भी है, तो वहां पे चारों तरफ माउंटेन चेन्स हैं। दक्षिण में क्या है, सहारा, मरुभूमि, गर्म वायु। यूरोप में क्या है, कोल्ड वायु। दोनों वायु राशियों का मिश्रण कहाँ होगा, भूमध्य सागर के सतह पर, तो मॉइस्चर अपने आप ऐड हो जाएगा। जो सहारा की गर्म वायु राशि है वो भूमध्य सागर के मॉइस्चर को पिकअप करेगी। गर्म वायु का प्रॉपर्टी होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, तो वो मॉइस्चर को पिकअप कर लेगी, समझाया नहीं। और जब ठंडी वायु से मिश्रण उसका होने लगता है, तब बनाता है एक प्रकार का साइक्लोनिक फॉर्मेशन। और यही साइक्लोनिक फॉर्मेशन अगर भारत की तरफ प्रवेश करने लगे, तब इसको हम लोग कहते हैं पछुआ विक्षोभ। इतना आसान नहीं है, इसके पूरे प्रक्रिया को सब कुछ लिखवाएंगे और समझाएंगे, लेकिन टॉपिक के शुरू करने के पहले अगर छोटी सी झलक मिल जाए तो शायद बेहतर रहता है। आप बताओ, पछुआ विक्षोभ है क्या? एक शब्द में अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे? भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाले शीतकालीन चक्रवात। बस। कैसे बनता है भाई? वायु के मिश्रण से, वायु राशियों के मिश्रण से। कौन सी वायु राशि है भाई साहब? सहारा की गर्म वायु राशि।
आल्प्स की ठंडी वायु राशि। कितना लोग समझ गए? अब पछुआ विक्षोभ भारत की तरफ क्यों आएगी? इसका 2-3 कारण तो बड़ा जबरदस्त है। पहले तो ये बता दो कि शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होगा या उत्तरायण? दक्षिणायन। तो शीतकाल में दिसंबर, जनवरी के महीने में सूर्य भगवान कहाँ हैं? 22 दिसंबर को सूर्य भगवान कहाँ हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे हैं, है ना। तो जब सूर्य भगवान मकर रेखा पर उपस्थित हैं, तो अब प्रश्न तो ये है कि दाब पेटियां किधर होंगी? डायग्राम पर भी समझाएंगे, अभी बस हिंट दे रहे हैं। दाब पेटियां कैसे होंगी? सूर्य दक्षिणायन हो गया तो विषुवतीय निम्न दाब कहां चला जाएगा? विषुवत पर रहेगा या दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में खिसक गया तो सारी दाब पेटियां नीचे की ओर, विषुवत की ओर शिफ्ट करेंगी। इसी कारण से जो पछुआ पवनें होती हैं वह 30 डिग्री पर चलने लगती हैं। जो 45 डिग्री पे पछुआ पवन चल रही थी वो 30 डिग्री पे चलने लगती है। शीतकाल है उत्तरी गोलार्ध में, और 30 डिग्री के आसपास तो आपका भूमध्य सागर भी है। तो भूमध्य सागर पर अब पछुआ जब चलेगा तो वहां से पछुआ इन विक्षोभों को, इन चक्रवातों को ड्राइव करते हुए ईरान, कैस्पियन के दक्षिण, अफगानिस्तान, ये सब इस रास्ते से होते हुए ये कश्मीर, लद्दाख रीजन में पछुआ विक्षोभ को घुसा देगा। तो एक कारण क्या है पछुआ विक्षोभ के भारत में आने का? पछुआ पवनें, इसीलिए इसका नाम है पछुआ विक्षोभ। पश्चिम से आती हैं, भूमध्य सागरीय सतह से आती हैं, इसीलिए इसका नाम है पछुआ विक्षोभ। चूंकि साइक्लोन है इसलिए इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा साइक्लोन की तरह ही होगा। और टेम्परेट साइक्लोन का सेक्टर आपने पढ़ा है। टेम्परेट साइक्लोन का एक बार देखना पीछे जाकर के, तो आपको समझ में आएगा कि टेम्परेट साइक्लोन में वर्षण तंत्र होता है, जहां वाताग्र है वहां पे वर्षा वाली भाग है। इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें वायु कहीं गर्म वायु रहती है तो कहीं ठंडी रहती है, कहीं शीतलहर रहता है। तो जब भी भारत में पछुआ विक्षोभ का प्रवेश होगा तब शीतलहर भी होगा, वर्षण भी होने लगेगी, गर्म भी कई बार वायु हो जाती है। ये सब दृष्टिगोचर होता है। कितना लोग थोड़ा बहुत इससे समझ पा रहा है? मुझे इसका उत्तर चाहिए, क्योंकि पछुआ विक्षोभ का डिस्कशन क्लाइमेटोलॉजी के एक क्लास टेम्परेट साइक्लोन के स्टडी पे आधारित होगा। और जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, क्लाइमेटोलॉजी नहीं कर पाए हैं, वो लोग बिल्कुल दुखी ना हो। उनके लिए आलोक रंजन बैठा हुआ है और दोबारा एक्सप्लेन करेगा डायग्राम बना बना करके। जल्दी बताओ कितना लोग समझ पा रहा है?
एसएमएस तो यहाँ से दिखता नहीं, बहुत ऐसे करके कोशिश तो करते रहते हैं। स्क्रीन yes sir, got this one. ओके लिखाने के बाद पूरा समझ जाएंगे सर, इसीलिए तो हम लिखवाते हैं। अब तुम लोग क्या बोलें, लिखवाते हैं इतना सोच सोच करके, इतना मेहनत से समझाते भी हैं, तब लिखवाने पर भी आलोचना होती है कि बहुत लिखवाते हैं, हाथ टूट जाता है। कोई बात नहीं है, चलो लिखो। पछुआ विक्षोभ। शीतकाल में दिसंबर से लेकर के मई के महीने तक, मई में भी आता है पछुआ विक्षोभ। अभी देखो बारिश हो रही है कहीं कहीं, पछुआ विक्षोभ है ये प्री मॉनसून शावर नहीं है, मैंगो शावर नहीं है। मैंगो शावर साउथ में आता है, बंगाल में आता है, ये प्री मॉनसून शावर नहीं है, ये पछुआ विक्षोभ है। अभी कल ही बारिश हुई है रात को, एकदम से सुहावना मौसम, ठंडी हवा, कहाँ गई गर्मी पता ही नहीं चल रहा है। मई का महीना चल रहा है भाई, तपना चाहिए था बताओ, लेकिन मई तपने के बजाय ये पछुआ विक्षोभ आ गया। तो पछुआ विक्षोभ का एंट्री होते रहता है। अभी फिर पछुआ विक्षोभ का प्रभाव खत्म होगा, उसके बाद देखोगे कि पुनः व्हाट शुरू हो जाएगा, गर्मी, लू, तपने लगेगा आपका गांव। दिसंबर से मई के महीने तक भूमध्य सागर से वर्षण तंत्र, जो वास्तव में समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं,
15 से 20 की संख्या में उत्तरी भारत में प्रवेश करते हैं। चूंकि ये समशीतोष्ण चक्रवात हैं, अतः इनके अंदर वाताग्रीय वर्षा विशेषकर कोल्ड फ्रंट के पास गर्जन चमक के साथ तीव्र वर्षा की संभावना होती है तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर ये हिम वर्षा उत्पन्न करते हैं। जिससे हिमनद का फीडिंग, हिमनद का पोषण एवं आइस कैप का निर्माण होता है। आइस कैप का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। पछुआ विक्षोभ उत्तरी गंगा के मैदान पर पंजाब में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा, इलाहाबाद 5 से 7 एवं बिहार में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा उत्पन्न करते हैं। जो कि रबी फसलों के लिए जीवनदायिनी है, जो कि रबी फसलों के लिए जीवनदायिनी है। रबी फसलों के लिए जीवनदायिनी है। चना, गेहूं, ये सब जो होता है रबी फसल, पछुआ विक्षोभ की वर्षा उसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें बड़ा सुंदर कोरिलेशनशिप है कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि भारत में फेस्टिवल्स और कल्चर, इन सबका संबंध मॉनसून के रिदम से है। हमारे यहाँ फूड हैबिट भी, जो भोजन पद्धतियाँ बनी हुई है, वह भी मॉनसून से ही संबंधित है।
जिस प्रांत में जो रिसोर्स होगा वह प्रांत उसी का उपभोग करेगा, सिंपल सी बात है। अब राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में ये बाजरा बेल्ट है, तो यहाँ पर लोग बाजरे की रोटी बहुत खाते थे। गेहूं तो बहुत बाद का इंट्रोडक्शन है इस क्षेत्र में, और हरित क्रांति के बाद मूलतः ये शिफ्ट हुआ है गेहूं की ओर। तो भाई 1970 के पहले तो यहाँ पे लोग अन्न खाते थे ना, इसलिए यहाँ लोग बहुत मजबूत और मोटी हड्डी पावरफुल लोग हुआ करते थे। एक कारण ये भी है, एक कारण प्रजाति होता है, प्रजाति भी यहाँ का डिफरेंट था। नॉर्डिक्स लोग हैं और बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेजन से आए हुए लोग हैं, उन्होंने सेटल किया इस एरिया में, तो उनकी कदकाठी स्ट्रक्चर उनका अलग है। लेकिन फूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई ईस्टर्न इंडिया में क्या है। तो ईस्टर्न इंडिया में 3 बार राइस का ही क्रॉपिंग है। तो बंगाल चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, असम चले जाओ, जूट राइस चाहे तो बाद में इंट्रोडक्शन में आया, लेकिन राइस का ये पूरा बेल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो दिन में सुबह भी लोग राइस खाते हैं, उड़ीसा में, बंगाल में, दोपहर में भी राइस खाते हैं, रात को भी राइस खाते हैं। 3 टाइम राइस खाने का उनका कल्चर है। फिश के साथ खाना, फिश उनके लिए पवित्र हो गया। वहाँ के पूजा पाठ में भी फिश लोग चढ़ा देते हैं। तो जहाँ जो रिसोर्स था वो देवी को ऑफर कर दिया गया। यही तुम अगर बिहार में चले जाओगे तो वहाँ नॉनवेज से लोग बिल्कुल परहेज करते हैं। ईस्टर्न यूपी बिहार में वो देवी पे फिश के अंडा और पूरे 10 दिन इतना सात्विक रहते हैं कि लहसुन प्याज तक नहीं छूते हैं। अब देखो परंपराएं कैसे, वहाँ फिश का बेल्ट नहीं है, वो वहाँ पे कुछ और संसाधन है। तो कल्चर तो संसाधन के उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। संस्कृतियाँ तो संसाधन के आधार पर भी बनती हैं। उसमें किसी देवी देवता का या किसी मानव का या किसी गुरु का सहयोग कम ही मानते हैं। हम तो ज्योग्राफी का प्रभाव ज़्यादा मानते हैं, और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको ये प्रभाव समझ में भी आना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप ये धर्म और जाति और ये सब जो चीज़ें हैं ना, इस परंपरा से ऊपर भी उठ पाओगे। बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल होती है, प्रकृति के द्वारा गाइडेड होती है, डिटरमाइंड होती है। अब इस पे हम ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत बढ़ चढ़ करके बोलने वाले हैं। अब पूरी तरह से सिद्ध कर देंगे तुमको कि धर्म कैसे बना। धर्म बनाने के लिए कोई आया वाया नहीं था ऊपर से, और सब कैसे भू राजनीति का प्रभाव है, धर्म कैसे बनता है। अब यरूशलेम में तुम देखो, वहाँ पे यरूशलेम में एक ही जगह है, वहाँ पे 3 धर्म, ज्यूज का भी वो होली प्लेस है, इस्लाम का भी वो होली प्लेस है, 3rd सबसे पवित्र मॉस्क वहीं माना जाता है। और फिर ईसाइयों का, यीशु को भी, जिसको क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट को भी वहीं फांसी लगाया गया, वहीं के हिल पे, ऐसा ईसाई लोग भी मानते हैं। तो एक यरूशलेम है, और 3 जो वहाँ के रिलीजन हैं वो सबका वही हार्द है, अग्निकुंड है। तो उस अग्निकुंड में देखो आज तक लोग वहीं हवन कर रहे हैं और इंसानों की आहुति दी जा रही है। कौन दोषी है, किसकी गलती है, क्या है, नहीं है, ये तो छोड़ो, लेकिन धर्म के चक्कर में इंसानों की आहुति दी जा रही है। ये तो लिखा है हिस्टोरियंस ने, एवरी सैंड ऑफ वेस्ट एशिया इज सोक्ड इन ह्यूमन ब्लड। एक भी पश्चिम एशिया के मरुभूमि का वो कण नहीं होगा जिसमें इंसान का खून नहीं लगा हुआ है। कितना इंसान का खून बहाया गया है धर्म के नाम पे, धर्म परिवर्तन के नाम पे, दूसरी की संस्कृति को मिटाने के नाम पे, अपनी संस्कृति स्थापित करने के नाम पे। तो मुझे तो नफरत है इन चीज़ों से, और आपको भी होना चाहिए। आप किसी भी तरह से इंसान की हत्या और खून को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। कोई ऊपर से आदेश नहीं आता है कि किसी इंसान को मारो, बिल्कुल नहीं। खैर, आप देखो ये बंगाल में राइस कल्चर है, राइस खाते हैं लोग। गेहूं और बाजरा का कल्चर है वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। रोटी खाते हैं, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम रोटी। वैसे तो मुझे लगता है कि 2 ही बार रोटी खाते हैं पंजाब हरियाणा में, अब शायद कल्चर बदल रहा होगा। और ये अब आओ तुम ईस्टर्न इंडिया में आ जाओ तो राइस, अब तुम ये बिल्कुल मिड गंजेटिक प्लेन पे आ जाओ, यानी ईस्टर्न यूपी बिहार में आ जाओ। यहाँ पे रबी क्रॉपिंग भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पछुआ विक्षोभ रेन कर रही है, तो यहाँ पे गेहूं, दाल, दलहन ये सब होगा। और वर्षा भी यहाँ मानसून के द्वारा 100 सेंटीमीटर से अधिक है, तो यहाँ पर चावल कृषि भी होगी। इलाहाबाद से लेकर के आगे पूरा चावल कृषि है। इलाहाबाद से ही 100 सेंटीमीटर की रेखा वहीं पे है ना, अभी आप बताएंगे आपको डिटेल से।
तो आगे तो यहाँ रबी क्रॉपिंग भी है और राइस क्रॉपिंग भी है, खरीफ क्रॉपिंग भी है। ऊपर से ज़ैद भी यहाँ पे फसल होता है। ज़ैद में मूंग हो गया और ये सब जो मटर टमाटर, क्या ये मस्क मेलॉन, वाटर मेलॉन, क्या हिंदी में होता है, तरबूज खरबूज, ये सब, खीरा ककड़ी, ये सारा है। तो यहाँ के जो प्रांत के लोग हैं, एक तो 3 फसल करेंगे तो इनके खाने में फूड हैबिट क्या होगा, ये ज़्यादा खाना भी खाएंगे और 5 बार दिन में खाएंगे। सुबह उठ करके एक बार सबसे पहले भोजन किया, वो नाश्ता नहीं होता है, भोजन ही होता है। फिर ये 11 बजे के आसपास भी कुछ खा लेते हैं, स्कूल जाने के पहले 10 बजे कुछ खा लिया, फिर से माड़ भात ही सही, जो मिला वही सही, चावल और उसका कुछ भी मिल गया, दाल में मिला के कुछ खा के निकल लिया। फिर ये 12 1 2 बजे फिर लंच करेगा, फिर शाम को 5 बजे भुजिया खा ले, क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ और खा ले, चना का खा ले, सत्तू पी ले, फिर करेगा, फिर रात को खा के सोएगा। 5 बार खाना। लेकिन चूंकि इनके खाना में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है तो इनका वो जो बोन और मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ विशेष जातियों में मिलेगा लेकिन आम लोगों में नहीं मिलेगा। कुछ विशेष जातियों में इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग वही नॉर्डिक प्रजाति के हैं, तो उनका स्ट्रक्चर वैसे ही दिखेगा, कॉम्प्लेक्शन वैसा ही दिखेगा। लेकिन वो भी अब धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं, उनका भी पतन हो रहा है, वो भी वैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम देखोगे तो ये मिडिल गैंजेटिक प्लेन पे लोग रोटी और चावल दोनों का कॉम्बिनेशन खाते हैं। तो रात को चले जाओ तो ये लोग रोटी खाएंगे, चावल नहीं खाते हैं, रोटी बनाएंगे। हमारे यहाँ मजदूर काम करता है, हम देखते हैं कि क्या खाया सुबह में, तो सुबह तो उठ करके वो लोग चावल दाल सब्जी बना लिया, उसी को अपना सुबह भी खा लिया, दोपहर में भी खा लिया। मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं। और रात को फिर सब रोटी बनाएगा, रोटी और सब्जी बनाता है। तो वहाँ पे मिक्स फूड है। तो आप देखो कि इम्पैक्ट क्या है, पछुआ विक्षोभ का प्रभाव कैसे है कि रबी क्रॉपिंग होगा और वहाँ का फूड हैबिट कैसे होगा। 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का क्या प्रभाव है फूड हैबिट्स के ऊपर में, कल्चर के ऊपर में। और राजस्थान में क्रॉपिंग सीजन कितना होता है? राजस्थान में क्रॉपिंग सीजन मुश्किल से 3 से 5 महीने तक का क्रॉपिंग सीजन होता था, अब नहीं, अब तो अलग दुनिया है। बाकी 7 महीने तो वहाँ लोग बैठे रहते हैं, तो 7 महीने क्या करेंगे? तो ढप बजाएंगे। तो वहाँ का वाद्य यंत्र सब देखोगे तो बांस का बना हुआ, तो तंबूरा बना हुआ, तो 2 तार का बना हुआ, तो 1 तार का बना हुआ, सब प्रिमिटिव है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई सितार का आविष्कार हो रहा है और सितार और बैंजो और कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, नहीं, सब ग्रामीण संस्कृति से निकले हुए ही तानपुरे हैं, तो कुछ कुछ है, छोटा छोटा चीज़ है, तानपुरा भी नहीं। तो देखो, ऑब्जर्व करो, तो उनके पास चूँकि कृषि कार्य के बाद इतना टाइम स्पैन है, तो उसमें वो उनका कल्चरल एस्पेक्ट थोड़ा अलग होने लगता है। पुराने कपड़ों से बना देना, वो कुछ बैठने का, बिछने का, बिछाने का, पर्दा जैसा कुछ बना दो, तो उसमें मोती जड़ दो, तो उसमें पत्थर के टुकड़ों को लगा दो, तो कान में पहनने वाला बना दो, हैंडीक्राफ्ट्स बना दो। तो ये सारा चीज़, उसी का व्यापार शुरू करो, उसी को एक्सपोर्ट करो। अब आखिर तो आर्थिक क्रियाएं तो होंगी ना वहाँ पे। तो ये स्टोन कटिंग, ये सब एक, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मॉनसून का सशक्त प्रभाव दिखता है, जलवायु का सशक्त प्रभाव दिखता है हमारी आर्थिक क्रियाओं पे और हमारे संस्कृति पे। तो संस्कृति कभी भी, इसीलिए कहते हैं कि संस्कृति कभी भी महान और संस्कृति कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। दुनिया की हर संस्कृति महान होती है, क्योंकि संस्कृति वहाँ के जलवायुविक, भू राजनीतिक, सामाजिक बहुत सारी क्रियाओं पर निर्भर करता है। धार्मिक, अब तो जहाँ धर्म जा रहा है वहाँ की पूरी संस्कृति को ही बदल दे रहा है। लोकल संस्कृति को तो ख़त्म कर दे रहा है धर्म का प्रवेश करते ही। सब लोग वही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, सब लोग की भाषा बदल जाती है। ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करो। ओके, आगे लिखो पछुआ विक्षोभ के कारण उत्तरी गंगा के मैदान पर या उत्तरी मैदान पर शीतलहर भी उत्पन्न होते हैं, जो 6 to 7 डेज कायम रहता है।
तथा मुख्यतः जनवरी एवं फरवरी के महीने में शीतलहर प्राप्त होते हैं। उत्तरी राजस्थान में पछुआ विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। उत्तरी राजस्थान में पछुआ विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। अब उत्तरी राजस्थान का ये पार्ट जहाँ पे मावट हो रहा है वहाँ पे दलहन, वहाँ पर गेहूं का भी फसल प्राप्त होगा। तो वहाँ पे लोग अपने आप को कल्चरली ज़्यादा रिच मानते हैं। अब बड़ा संघर्ष है। शेखावटी लोग होते हैं, ये लोग बहुत शानदार बिजनेसमैन होते हैं। मारवाड़, शेखावटी, चूरू के आसपास के लोग, चूरू को सेंटर मान के एक बार सर्कल घुमा दोगे तो भारत के सबसे बड़े बड़े धनाढ़ व्यापारियों के लिस्ट में कई लोगों का नाम आ जाएगा यहाँ से। सच है या नहीं मुझे लिख करके बताओ। चूरू हम गए हुए हैं, वहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ। हमारे फेसबुक पे शायद मैंने डाला था, ये सब चीज़ें हम डालते नहीं हैं कहीं भी। अब लिखो पछुआ विक्षोभ की उत्पत्ति। पछुआ विक्षोभ की उत्पत्ति लिखो भूमध्य सागर पर सहारा का गर्म वायुराशि, सहारा की गर्म वायुराशि एवं ठंडी यूरोपीय वायुराशि का सम्मिश्रण होता है, जिससे मिश्र सम्मिश्रण होता है, जिससे चक्रवातीय विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, जो पछुआ पवनों के द्वारा पूर्व की ओर निरंतर विस्थापित होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर
भूमध्य सागर के ऊपर उपस्थित होता है, वह भी इन पछुआ विक्षोभों को भारत की ओर प्रेरित करता है। भारत की ओर प्रेरित करता है। नेक्स्ट, इस जेट के प्रवाह अक्ष के नीचे चक्रवातों के केंद्र पाए जाते हैं। लिखो, ये विक्षोभ ब्लैक सी से जल ग्रहण करता है तथा कैस्पियन के दक्षिण से कुछ किताबों में लिख दिया कैस्पियन से भी जल लेता है। ये सब बिल्कुल मत सुनना और मेरे नोट्स को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। कई बार मुझे चीज़ें याद आ जाती है कि कहीं कहीं लिख दिया है कैस्पियन से भी जल ग्रहण करता है। बिल्कुल नहीं, साउथ ऑफ कैस्पियन रहता है ये पछुआ विक्षोभ, कैस्पियन से इसका कोई रिश्ता नहीं है। कैस्पियन के दक्षिण लिख लो, कैस्पियन के दक्षिण ईरान में 20 सेंटीमीटर वर्षा करते हुए अफगानिस्तान में प्रवेश करता है। वहां भी या जहां 15 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। ईरान में गेहूं फसल तथा अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन, पॉपी मतलब होता है अफीम की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। तथा भारत में ये लेट दिसंबर में प्रवेश करता है। 15 दिसंबर के बाद ही प्रवेश करता है। और कई बार क्या होता है कि पछुआ विक्षोभ मान लो लेट मई या जून में
भी कोई बन गया है और पछुआ विक्षोभ अगर पहुंच रहा है हिमालय की ओर, तो कई बार मॉनसूनी हवाओं से भी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से या अरेबियन सी ब्रांच से ये पछुआ विक्षोभ टकरा जाता है, तो वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना घटती है और बहुत बाढ़ की संभावना बन जाती है। तो इसको लिखो पछुआ विक्षोभ भारत में कई बार मॉनसून की शाखा से क्या कन्वर्ज कर जाती है, यानी अभिसरित हो जाती है, जिससे बादल के फटने की घटना एवं बाढ़ उत्पन्न होते हैं। बादल के फटने की घटना एवं बाढ़ उत्पन्न होते हैं। देखो, चूंकि शीतकाल में सब ट्रॉपिकल जेट हिमालय के द्वारा विभाजित होकर गंगा के मैदान पर प्राप्त होता है, गंगा के मैदान पर प्राप्त होता है। अतः नेक्स्ट लिखो, अतः पछुआ विक्षोभ गंगा के मैदान पर प्रवेश करता है तथा इस जेट के उत्तर की ओर विस्थापित होने पर पछुआ विक्षोभ का आगमन भी बंद हो जाता है। आगमन भी बंद हो जाता है, अर्थात भारत में पछुआ विक्षोभ को लाने में
या प्रेरित करने में, पछुआ विक्षोभ को प्रेरित करने में सब ट्रॉपिकल जेट की अहम भूमिका होती है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्रश्न आएगा कि सब ट्रॉपिकल जेट की क्या भूमिका है पछुआ विक्षोभ से रिलेट करके। अब इस पे डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग और इस पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। लिखो, पछुआ विक्षोभ की महत्व क्या है, वो तो आप लिख ही सकते हो। महत्व में जरूर लिख देना कि किस प्रकार से पछुआ विक्षोभ के कारण नदियां सदा नीरा हैं, क्योंकि जो फीडिंग ऑफ आइस करता है ना, तो नदियां सदा नीरा हो जाती है। तो सदा नीरा नदियों का एक बहुत बड़ा कारण पछुआ विक्षोभ है। ये नदियों में जो तुम सालों भर वर्षा देख रहे हो, हिमालयन रिवर्स आर रेन फेड एज वेल एज आइस फेड। तो आइस फीडिंग कैसे होगा, आइस कैप कैसे बनता है, ये रिलेशनशिप है। हिमालय के इकोलॉजी पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है पछुआ विक्षोभ का। लिखते जाओ ना पॉइंट बना करके, हिमालय के इकोलॉजी पे, हिमालय के वनस्पति पे। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट मैंने लिखवा ही दिया, रबी क्रॉप लिखवा ही दिया, वर्षा का वितरण लिखवा ही दिया। फिर क्या लिखवाया, एक और तुम ओलावृष्टि भी लिख सकते हो, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, शीतलहर। ये पूरे पछुआ विक्षोभ को अच्छे से तैयार करो, है ना। तुम्हारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है पछुआ विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सिलेबस को ध्यान से देखो, मतलब मॉनसून तो लिखा ही है, अलग से पछुआ विक्षोभ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पछुआ विक्षोभ में डिटेल्स में जाना है, उसकी उत्पत्ति पे जाना है, उसके ट्रैक पे जाना है, उसके इफेक्ट्स पे जाना है, उसके मैकेनिज्म पे जाना है। अब मैकेनिज्म मैंने इसलिए ज्यादा नहीं बताया क्योंकि ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाया हुआ है, तो डायग्राम के साथ हम समझा देंगे, लिखना तुमको होगा। हालांकि मैंने लिखवाया कि उसमें वाताग्र होते हैं और शीत वाताग्र में वर्षा होती है, और उसमें वॉट क्या होता है, चमक गर्जन के साथ वर्षा होती है। अब एक और लिख लो, प्री मॉनसून शावर, फिर समझाने का ही काम रह जाएगा ज्यादातर। प्री मॉनसून शावर, हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही विस्फोटक स्थिति है कोरोना की, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग मतलब इस तरह से लैंग्वेज, अरे मुझे क्या होगा, कोरोना ड्रामा है। भारत में वैक्सीन बना, अब तुम लोग बोलोगे आरएसएस के आदमी है, भारत में वैक्सीन बना, अखिलेश यादव क्या बोल दिया, बीजेपी का वैक्सीन है। राहुल गांधी क्या बोल दिया, देखो तो उठा करके। तो ये जो हमारे यहाँ ऑपोजिशन है, ये तो एक अलग वेव चला देता है, और इसके समर्थक लोग अलग से वेव चला देते हैं। तो वेव चलते रहता है, उधर वाला अलग वेव चलाता है, इधर वाला अलग वेव चलाता है। मस्त है यार इंडिया। यहाँ बहुत ज़्यादा कचाहिन हो रहा है। कचाहिन एक मागधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि जब क्या दूध भी गिर जाए, पानी भी गिर जाए, तेल भी गिर जाए किचन में, और नाले का पानी भी ऊपर मार दे, सब कुछ मिल के पता नहीं क्या क्या जब सब हो जाए तो उसको बोलते हैं कचाहिन हो गया। तो
तो इससे कोई अप्रोप्रिएट शब्द मुझे तो नहीं मिल रहा था कि भारत में ये सब राजनीति, धर्म, जाति मिलकर के एकदम कचाहिन कर दिया है। इतना कचाहिन कर दिया है कि जिससे बात करो वही आज के रेट में सबसे बेहतर तरीका है कि बात ही ना करो। अब जेरूसलम का प्रॉब्लम है, इंसान मर रहे हैं, युद्ध की संभावना हो गई है। अब इजराइल छोड़ेगा? इजराइल अकेले मार के खत्म कर देगा सबको। इजराइल कोई अकेले देश थोड़ी है, इजराइल के पीछे अमेरिका का पावर है। अमेरिका ने ये कह दिया है बहुत पहले कि यरूशलेम इजराइल का पार्ट है। 1967 के वॉर में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप और पूरा ये गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक ये सब अपने अंदर में ले लिया था। हालांकि सब वापस कर दिया है, लेकिन जेरूसलम वाला और पूर्वी जेरूसलम वाला विवाद अभी भी बाकी है। पूर्वी ज्योग्राफी में सब पढ़ने का है तुम्हारे लिए। पूर्वी जेरूसलम में भी वहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, जो पैलेस्टीनियन मूलतः अरब मूल के लोग हैं। जॉर्डन के अंदर में वो एरिया आता था। अब देखो वहां का मुद्दा क्या है, हमारे देखने का दृष्टिकोण तो अलग ही होगा। तुम भी वैसे ही शायद देखने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुम में से कुछ समर्थक बन जाओगे पैलेस्टीन के, कुछ समर्थक बन जाओगे इजराइल के, तो मुद्दा नहीं दिखेगा। जब उस मस्जिद में कोर्ट का वर्डिक्ट आना शेष है, तब उसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। इसके लिए पैलेस्टीनियंस, अरब लोग उसमें घुसने की कोशिश करना और उसमें इन्वेड करना शुरू तो यहीं से हुआ ना पंगा, कि हमारा रमजान का लास्ट डेट है तो हम यहीं पे करेंगे। अरे भगवान सब जगह है, थोड़ा सा वेट कर लो। क्यों मौका दे रहे हो? सामने दुश्मन खतरनाक है, दुश्मन है तुम्हारा वो, क्यों अपने लोगों को मरवाने पे उतारू हो? थोड़ा बुद्धिमानी से काम लो ना, चाणक्य नीति लगाओ, वेट कर लो। वर्डिक्ट क्या आएगा नहीं आएगा उसका वेट कर लेना चाहिए। वर्डिक्ट तक वेट करो, जो वर्डिक्ट आएगा उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मानव या तो खून बहा के अपने समस्याओं का निदान करे, या फिर किसी हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट, न्यूट्रल कोर्ट, इनके भरोसे रहे। दो ही चीजें हो सकती है ना। और एरर की संभावना हर जगह है, वह मानते हैं, लेकिन फिर क्या है, वो तो अगर आप समझौतावादी नहीं हो, सब कुछ आप ही को चाहिए, तो फिर आपके लोग मरेंगे। अब तुम देखो कि 500 रॉकेट, 300 से 500 रॉकेट लॉन्च कर दिया इजराइल के ऊपर में हमास। लेकिन इजराइल का ऐसा भारत रहता तो आधा बर्बाद हो गया होता। इजराइल के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है और ऐसे लोग हैं वहां पे, देशभक्ति तो वहीं से सीखना होगा तुमको, और कहीं से नहीं सीख सकते इजराइल से। एकजुटता तो वहीं से सीखनी होगी राष्ट्र के रूप में। तो इजराइल ने क्या किया कि वो 300-500 रॉकेट्स को वहीं ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ा दिया, एक नहीं गिरा। क्या टेक्नोलॉजी है यार, पूरा उसका वीडियोस आया हुआ है कि कैसे इजराइल उसको उड़ा दिया ऊपर में, वीडियो बना के दुनिया को दिखा दिया। और उसके बाद कुछ आइडेंटिफाई किया हमास के हेडक्वार्टर को और बॉम्बिंग कर दिया ऊपर से। इतने ऊपर से बॉम्ब मारता है कि तुम नीचे से रॉकेट चलाओगे। उसका जो एक्यूरेसी और मिशन है, तो दुश्मन की कई बार उसके ताकत को भी समझना होता है कि दुश्मन ऐसा है तो कैसे हम शांति वार्ता करके गांधीयन मेथड से कैसे हम सॉल्यूशन लेकर के निकले। गांधी जी यहीं रिलेवेंट हो जाते हैं, चाणक्य यहां पे रिलेवेंट हो जाता है। चाणक्य कैसे रिलेवेंट होगा? क्योंकि चाणक्य कहता है कि अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो उससे मैरिटल रिलेशनशिप कर लो। अगर खतरा है कि तुम अगर जीत भी जाओगे, लेकिन तुमको पता है कि हमारी 40,000 आर्मी मारी जाएगी, उसका हम 60,000 मारेंगे, लेकिन 40,000 मेरी भी मरेगी, तो कमजोर होने से अच्छा है कि शादी कर लो, मैरिटल रिलेशनशिप कर लो। ये काम चंगेज खान भी करता था, अपनी बेटियों का शादी करवाता था बड़े बड़े एम्पायर में, फिर वहां के राजा को मरवाता था और बेटी को राजा बनाता था। चंगेज खान भी इसी तरह से एम्पायर का एक्सपेंशन किया हुआ है। चलो ये सब तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन स्टिमुलेट रखो अपने आप को और हर चीज के पॉजिटिव फैक्टर में जाने की कोशिश करो।
समर्थन किसी का ना करो, सबकी जहाँ पे है कोई बात। अब मैंने लालू जी पे कुछ बोला, तुम लोग एकदम, तुम में से एक दो लोग बिल्कुल ही बिगड़ गए। इतना बिगड़ने की क्या जरूरत था आप लोग को? आप लोग ये सोचते हो कि बिहार जैसे गरीब प्रांत में इतना बड़ा घोटाला, और खुद जेल में जा रहे हैं, तो राबड़ी देवी जैसी गोबर ठोक महिला को चीफ मिनिस्टर कैसे जस्टिफाई करोगे यार? चलो बस आज इतना ही, कल एक्सप्लेनेशन का टाइम है, कल समझाएंगे।